नमस्ते साथियों। जैसा कि आप सबको पहले से पता है, ये जो क्लास है वो फर्स्ट ग्रेड के लिए है और जो सब्जेक्ट हमारा होगा फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए। मेरा इस क्लास को स्टार्ट करने का पर्पज़ सिर्फ ये है कि मैं आपको फिजिक्स के कंसेप्ट समझा सकूं और उसके साथ उन कंसेप्ट का यूज कैसे करना है। क्योंकि देखिए, जो आपके पेपर में क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चंस जो हम यहाँ पढ़ेंगे या जो आप किताबों में पढ़ते हो वो शायद हो सकता है कि एग्जैक्टली नहीं हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको कंसेप्ट पता है तो उस कंसेप्ट से आप उसको अप्लाई करके और क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाओ। मेरा सिर्फ मोटिव ये है आपको सिखाना कि आप कंसेप्ट को कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कंसेप्ट जो है फिजिक्स का वो कैसे आप दिमाग में अपने उसको बिठा सकते हैं। मेरा सिर्फ और सिर्फ काम ये रहेगा। सबसे पहले आप मेरा इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको पहले ही भेज दिया था, ठीक है। और जो अपना मेन लोगो है उसके अंदर भी है सुयान अकेडमी से। तो जो भी लोग मेरे से जुड़ रहे हैं और जिनको फिजिक्स के कंसेप्ट अप्लाई करने हैं, सीखना भी है, आपको मुझे सिखाना भी, क्योंकि जो टीचिंग है ये हमेशा सिखाने का नहीं है, ये सीखने और सिखाने दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। तो मैं भी निरंतर सीखता जा रहा हूँ और जो चीज़ मैं सीखता जा रहा हूँ आपसे शेयर करता रहूँगा। आपको अगर मेरे कुछ टॉपिक्स में या फिर किसी जैसे वीडियो में कोई क्वेश्चंस में आपको लगे कि नहीं सर ये थोड़ा सा ऐसे हो सकता था, तो वो भी आप मुझे शेयर कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर और जो ईमेल आईडी है वो जो है डिस्क्रिप्शन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक अपना। तो मैं जो फर्स्ट ग्रेड का जो अपना सिलेबस रहेगा वो तो वाइड है, ठीक है। उसमें 11th-12th का पूरे टॉपिक प्लस बीएससी का पूरा टॉपिक है और एमएससी का कुछ पोर्शन जैसे 10 क्वेश्चन आते हैं तो उस पर हम कम ध्यान देंगे। लेकिन 11th-12th और बीएससी है उसको पूरा का पूरा हम कवर करेंगे, ठीक है। 11th-12th में भी ऐसा है कि जैसे सपोज करिए मैं किताब वाइज नहीं चलूंगा, मैं टॉपिक वाइज चलूंगा। जैसे सपोज करिए कि 12th-11th की जैसे मैकेनिक्स है तो मैकेनिक्स के अंदर मैकेनिक्स के 11th के टॉपिक प्लस बीएससी के, वो क्योंकि एक फ्लो बना रहेगा उससे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, मैकेनिक्स है तो उसको 11 प्लस बीएससी दोनों को एक फ्लो में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है तो अपना 11 12 का जो टॉपिक है वो प्लस उसके साथ में बीएससी के टॉपिक, इस तरह से हम फ्लो में पढ़ेंगे ताकि क्या हो कि आपकी चीज़ें पूरी की पूरी एकदम दिमाग में रहें जो कंसेप्ट है वो। दूसरा, यहाँ पे मैं आपको जो डिस्क्रिप्शन में वैसे लिखा हुआ भी था, हम क्या करेंगे कंसेप्ट और उसके ऊपर जो न्यूमेरिकल कैसे बन सकते हैं और आरपीएससी अभी क्या न्यूमेरिकल बना रही है उस पर हम जरूर जाएंगे, ठीक है। क्योंकि पुराना अगर आप देखते हैं पेपर उठा के तो थोड़ा इजी सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, लेकिन अब आरपीएससी ने अपना स्टैंडर्ड चेंज कर दिया है और आप ये जानते हैं। अभी अभी क्या आप पेपर उठा के देखिए फर्स्ट ग्रेड का, उसके बाद में टेक्निकल एजुकेशन का, उसके बाद में जो है कॉलेज लेक्चर वाला, इन पेपर को अगर देखते हैं तो आरपीएससी ने अपना स्टैंडर्ड जो यहाँ था उसको सीधा डबल कर लिया है, ठीक है। तो घबराने की बात जरूरत नहीं है, क्योंकि होता क्या है अक्सर ये एक भ्रांति सी होती है जो मैं मानता हूँ कि फिजिक्स दुनिया की हार्ड सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। फिजिक्स दुनिया की सबसे इजी सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो आपके आसपास हो रहा है उसी को तो आपको लैंग्वेज देनी है। फिजिक्स का मतलब क्या है, जो आपके आसपास हो रहा है बस वो आपको दिख रहा है और उसी को अपने को लैंग्वेज देनी है, उसी को समझना है, उसी के लिए इक्वेशन बनानी है, उसको सोल्व करना, बस हो गया सॉल्यूशन, ठीक है। मैं भी आपको वही यहाँ करवाने वाला हूँ। तो मैं टॉपिक वाइज स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले मैं टॉपिक जो लूंगा वो लूंगा वीमा का, ठीक है। सबसे पहले हमारा टॉपिक है वो कौन सा, वीमा यानी कि डायमेंशन। हाँ, एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, अगर कोई मात्रा की गलती हो या फिर स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो तो उस पर आपको गौर नहीं करना है, ठीक है। वो हो सकती है, ठीक है, क्योंकि मैं ग्रामर का स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं फिजिक्स का स्टूडेंट हूँ। तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स में कोई मिस्टेक नहीं होगी इतना मैं आपको एक तरह से क्या कह सकते हैं तसल्ली दे सकता हूँ, ठीक है। फिजिक्स में आपकी कोई कंसेप्ट में मिस्टेक नहीं होगी, आपको सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट पर ध्यान देना, कंसेप्ट सीखना है। ये अगर दिक्कत होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका आपका नंबर कटने वाला नहीं है ग्रामर के, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये हो सकता है कि सर ने डायमेंशन क्यों स्टार्ट किए, तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, सबको आता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये श्योर है कि जब आपका डायमेंशन का टॉपिक कंप्लीट होगा यहाँ पे, ठीक है, 2 या 3 वीडियो में मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो 2 या 3 वीडियो में जब मैं कंप्लीट करूंगा और आप उन वीडियो को देखेंगे उसके बाद अपने आप में एक चीज़ पाएंगे कि डायमेंशन वाला जो चैप्टर है हमारा ये एक बेसिक है। इससे आप कंसेप्ट ना आते हुए भी पेपर में कम से कम 6 से 10 सवाल तक, या हो सकता है 5 से 10 सवाल तक, 5 से 10 सवाल तक जो है वो क्या कर सकते हैं पेपर में एग्जैक्ट सही करके आ सकते हैं, भले ही आपका उसको कंसेप्ट पता नहीं हो, ठीक है। कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। सारी चीजें जो है मैं उसी हिसाब से आपको पढ़ाऊंगा जो आपको, क्योंकि मुझे भी पता है कि आप सब लोग एमएससी के स्टूडेंट हैं, है ना, या तो एमएससी अपेयरिंग है या एमएससी कर चुके हैं, कुछ तो इसमें नेट वाले भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उसी हिसाब से मुझे लेना है इस टॉपिक को। तो मैं कंसेप्ट और कंसेप्ट पे क्या क्वेश्चन बन सकता है वो लूंगा,
ठीक है। और ऐसे कंसेप्ट लूंगा जो हो सकता है कि, या हो सकता है आपको जो चीज़ आ रही है उसको और इजी तरीके से कैसे कर सकते हैं, ठीक है, मेरा मोटिव वो रहेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं ये चीज़ जो कर रहा हूँ अभी आपको, ये सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है पढ़ाने में, ठीक है, और मुझे ये है कि जो मेरे पास नॉलेज है मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँ, ठीक है। चलिए, बाकी मेरा कोई दूसरा मोटिव इस वीडियो लेक्चर का नहीं रहने वाला, क्योंकि मैं ऑलरेडी स्टेब्लिश जॉब में हूँ, गजेटेड पोस्ट पे हूँ, ठीक है, जैसे कि डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था। तो मुझे इन सब चीज़ों की वैसे तो जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना, ठीक है, और आप लोगों से बात करना, आपसे सीखना, आपको सिखाना, जो मुझे आता है आपको सिखाएं, जो आपको आता है वो मुझे सिखाएं, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूँ मैं टॉपिक, वीमा यानी कि डायमेंशन। और दूसरी बात, मेरी थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा रहेगी, वो इसलिए रहेगी क्योंकि हमें कम समय में बहुत लंबा सिलेबस जो है वो कवर करना है, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। मैं आपको बोर्ड पर लिखने का टाइम, अगर आप मान लीजिए नोट्स बना रहे हैं तो मैं आपको लिखने का टाइम नहीं दूंगा, ठीक है। आप वीडियो पॉज करेंगे, ठीक है, वीडियो पॉज करके जब भी आप पीछे रह जाएं लिखने में तो वो लिख लीजिए। अभी आपको सिर्फ कंसेप्ट समझना है, क्योंकि अगर कंसेप्ट समझ गए ना तो उसके बाद लिखने की या फिर कोई क्वेश्चन को आपको देखने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन आएगा आप कंसेप्ट लगाएंगे वो सोल्यूशन कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो डायमेंशन यानी कि बीमा का मतलब क्या होता है। बीमा का अगर मतलब देखें तो ये है कि हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, ठीक है। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, ठीक है। क्वांटिटीज मतलब ये तो फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट हो गया ना, यूनिट के फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं। मीटर यानी कि डिस्टेंस, मास, टाइम, उसके बाद टेम्परेचर, फिर मोल पदार्थ की मात्रा यानी कि क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस हो गया। देन उसके बाद में आ गया सीडी यानी कि कैंडेला, और एक एम्पियर यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि इन 7 को क्या माना है हमने, फंडामेंटल क्वांटिटीज माना है, ठीक है। और फंडामेंटल क्वांटिटीज का मतलब क्या है, जो किसी दूसरी क्वांटिटी से मिलकर नहीं बनती है या अपने आप में इंडिपेंडेंट होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं, ठीक है। तो इन फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो क्या बोल सकते हैं, इनके जो यूनिट है, उन यूनिट की फॉर्म में अगर हम किसी भी दूसरे जो अपने फिजिकल क्वांटिटी है उसकी यूनिट को लिखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, डायमेंशन, ठीक है। यानी कि इनकी अगर घात यानी पावर के रूप में अगर किसी भी दूसरे जो अपनी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी यूनिट को लिखते हैं, वही क्या होती है, डायमेंशन होती है। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये आपको पहले से पता है, ठीक है। ये कंसेप्ट मेरा नहीं है, क्योंकि हमने स्टार्ट किया तो सीधा सा मुझे थोड़ा सा डेफिनेशन देनी थी, इसलिए मैंने इसको यूज किया, ठीक है। उसके बाद अब डायमेंशन की बात करूं तो अब मैं यहाँ पे सपोज करो आपको फोर्स की डायमेंशन, वर्क की डायमेंशन, एनर्जी की डायमेंशन अगर ये सिखाऊं तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप लोग अगर बकवास करें तो सबको पता है ना। तो हम लोग वो नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप एमएससी के स्टूडेंट हो तो वो तो आपको आराम से आती है और आराम से कर लेंगे। जो मैकेनिक्स की डायमेंशन है, ठीक है, कौन सी, फोर्स हो गई, वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया, ठीक है, टॉर्क हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, ये सारी की सारी चीजें आपको पहले से इनकी डायमेंशन आती है, ठीक है। मुझे कहाँ जाना है, यानी कि जो दिक्कत आती है नॉर्मल जो मैंने फेस करी है मेरे टाइम पे, वो सीधी सी बात है कि जब भी मैं कंसेप्ट इधर लिखूंगा ना, ठीक है, मेरे जो कॉन्सेप्ट होंगे वो इस बोर्ड पे होंगे, बाकी हम सॉल्यूशन जो देखेंगे वो इस बोर्ड पे देखेंगे ना। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वहां जब जाते हैं और उन क्वांटिटीज के बारे में अगर आपको डायमेंशन पूछी जाती है उनसे रिलेटेड, है ना। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जैसे सपोज कर लिया आपको पूछ ली बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी की डायमेंशन बताइए, म्यू की डायमेंशन बताइए, फाई एम की डायमेंशन बताइए, ठीक है। तो वहां जाते ही क्या होता है, वहां जाते ही थोड़ा सा आपको एकदम से सोचना पड़ जाता है। हम उसी की बात यहाँ करेंगे। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वी की डायमेंशन बताइए, सी की डायमेंशन बताइए, आर की डायमेंशन बताइए। तो वहां जाके थोड़ी सी हो सकता है कि आपको आती हो, लेकिन मैं यहाँ पे जो आपको एकदम सिंपल तरीके से बताने की थोड़ी कोशिश करूंगा, क्योंकि वो अभी आरपीसी का ट्रेंड ही ऐसा है, वो आपको सिंपल डायमेंशन कभी नहीं पूछ रहा है, वो सीधा इनमें जा रहा है। क्योंकि अभी टेक्निकल एजुकेशन तो नहीं, आरपीएससी वाला जो अभी आरपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर उन्होंने म्यू की डायमेंशन पूछ ली। अब म्यू किस में आता है, वो जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड में तब आता है, ठीक है। अब वो कैसे निकालें, मतलब कि उसमें मैंने देखा कि नेट क्वालिफाई जो बच्चे थे, मेरे साथी लोग थे, वो भी उसको गलत करके आए। हालांकि ऐसा नहीं कि उनको आती नहीं, आती है, लेकिन दिक्कत कहाँ हो गई, दिक्कत ये हो गई कि वो म्यू के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन जो एक इजी प्रोसेस होना चाहिए उसको निकालने का, वो कंसेप्ट उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। वो चीज़ें मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा ना। तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में जाना चाहूँगा कि अगर आप पे इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कोई चीज़ पूछे, कोई चीज़ मतलब कोई डायमेंशन पूछे ऐसी क्वांटिटी की जो इलेक्ट्रिक फील्ड में हो, तो हमेशा ध्यान रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी होती है, ठीक है, एनर्जी होती है वो क्या होती है, Q इंटू पी। ये आपका कंसेप्ट है। क्या है, एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में वो क्या होती है, चार्ज इंटू वोल्टेज या
चार्ज इंटू पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम कहेंगे, ठीक है। ये आपको दिमाग में फिट होना चाहिए। अगर ये दिमाग में फिट है तो आप सारी डायमेंशन इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड निकाल पाओगे। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल पहला आपके पास पूछ लिया कि पोटेंशियल की डायमेंशन बताइए, तो क्या करेंगे, V इक्वल टू क्या हो गया, एनर्जी अपॉन Q। एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, m1 L2 T माइनस 2, ठीक है। अब देखो आप पूछोगे एनर्जी की डायमेंशन कहाँ से है, तो देखो मैंने आपको पहले कहा था आप एमएससी किए हुए हो, तो एमएससी किए हुए तो फोर्स, एनर्जी, ठीक है, वर्क, ये डायमेंशन आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्यू की डायमेंशन, क्योंकि हम क्या लिखते हैं, आई बराबर क्यू अपॉन टी, तो क्या हो गया, एम्पियर इंटू टाइम हो गया। इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, m1 L2 T ऊपर जाएगा तो माइनस में 3 और a माइनस में 1। ये किसकी डायमेंशन आ गई, ये आ गई आपके पास पोटेंशियल की डायमेंशन। सिमिलरली अगर आपको पूछ ले रेजिस्टेंस की डायमेंशन निकालो, तो ओम्स लॉ पे जाएंगे, क्या होता है, क्योंकि हमने V निकाल लिया है तो अब क्या करना है, हमें ऊपर से कनेक्ट करते जाना है एक दूसरे से, ठीक है। ओम्स लॉ से क्या होता है, V बराबर R बराबर V अपॉन आई, ठीक है। तो V की डायमेंशन ये रही हमारे पास, क्या हो गई, m1 L2 T माइनस 3 और a माइनस 1, ठीक है। कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए यहाँ तो, और ये एम्पियर में, तो कुल मिला के क्या बना, m1 L2 T माइनस 3 और a माइनस 2, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। कुछ ऑफलाइन स्टूडेंट भी मेरे साथ बैठे हैं तो उनसे मुझे बात करनी पड़ती है। तो R बराबर V अपॉन आई, तो हमारे पास क्या हो गया, m1 L2 T माइनस 3 और a माइनस 2 ऊपर जाएगा। तो दूसरी इससे आगे क्या पूछ सकते हैं, C की डायमेंशन पूछ ली, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस क्या होता है, तो क्या पढ़ते हैं, कैपेसिटेंस कहाँ से निकालते हैं, Q इक्वल टू CV से, है ना। तो Q इक्वल टू CV से, तो C क्या हुआ, Q अपॉन V। Q की डायमेंशन ये रही हमारे पास, क्या होती है, 80 डिवाइडेड बाय V की डायमेंशन ऊपर रही m1 L2 T माइनस 3 a माइनस 1, ठीक है। तो कुल मिला के हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी m माइनस 1 L माइनस 2 T, ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो T 4a, ये जाएगा तो ऊपर प्लस में हो जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या हो गया, VRC इनकी भी निकाल ली। अब आपको मैं क्वेश्चन दूंगा घर के लिए, ठीक है, क्योंकि मैं सारी डायमेंशन यहाँ नहीं निकालूंगा, मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट बताऊंगा ना। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कंसेप्ट क्या होगा, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कोई डायमेंशन पूछे, आप इस एक फॉर्मूले का यूज कर लीजिए। आप अपने हिसाब से दूसरा भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप मान लीजिए F इक्वल टू QE वाला भी करना चाहें, उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि सारी इक्वेशन जो है वो किससे रिलेटेड होती है, पोटेंशियल से रिलेटेड होते हैं मैक्सिमम फॉर्मूले, इसलिए मैंने इसको यूज किया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ से मैं कुछ घर पे करने के लिए देता हूँ, आप डायमेंशन देखिए, आप मिल जाएगी। क्या करना है, एक आपको निकालना है एप्सिलॉन नॉट की, क्योंकि अभी तक इसकी डायमेंशन पूछी नहीं है, म्यू की पूछ ली है, इसकी नहीं पूछी है। कैसे निकाल सकते हो, फोर्स वाले फॉर्मूले से, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ से आप इसकी डायमेंशन निकाल सकते हो, फोर्स अपॉन Q1 Q2 इंटू R स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन निकालिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की आप डायमेंशन निकालेंगे, आगे समझ में। तो ऐसे करके आप अब इस वाले कंसेप्ट का यूज करके आप लगभग सारी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायमेंशन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा मेरा है कि जब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पूछे, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड जो क्वांटिटीज है उसके बारे में अगर पूछे, तो कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर हमारा सेकंड है कंसेप्ट, वो है मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड डायमेंशन पूछे, तो मैग्नेटिक फील्ड का सबसे पहला कंसेप्ट क्या है, कोई भी फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड होता किसकी वजह से है, मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से होता है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल, ठीक है। हालांकि ये आपको मैं बाद में जब मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे तो बताऊंगा, फिर भी क्योंकि आपको हालांकि पता है, होना भी चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी चार्ज पार्टिकल की वजह से ही होता है। बस डिफरेंस क्या है, अगर चार्ज पार्टिकल स्टेबल है, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो क्या होगा, उसकी ये जो फील्ड लाइन होगी, उसकी वजह से जो उसका फील्ड होगा, उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। विद्युत क्षेत्र किस वजह से होता है, चार्ज पार्टिकल स्टेबल है, स्टेबल होने की वजह से क्या होती है, फील्ड लाइन, और फील्ड लाइन की वजह से क्या होता है,
इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब अगर ये चार्ज पार्टिकल मूव करने लग जाए, स्टेबल नहीं है, क्या करें, v वेलोसिटी से अगर मूव करता है तो क्या होगा, क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या होंगी, इसके साथ मूव करेगी, तो किसी एरिया में से उसका फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा, उसी की वजह से क्या होता है, उसी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो अगर चार्ज पार्टिकल किसी भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका मतलब वो क्या करेगा, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट या उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो कुल मिला के इसमें भी क्या है, कोई चार्ज पार्टिकल, तो फोर्स क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स F बराबर क्यू वी क्रॉस बी, है ना, यही पढ़ते हो आप। लेकिन हमें सदिश से कोई मतलब नहीं, क्योंकि डायमेंशन में दिशा से सदिश से कोई या वेक्टर से कोई मतलब नहीं होता है, हमें सिर्फ किस पे जाना, मैग्नीट्यूड पे जाना। तो मैग्नीट्यूड क्या हुआ, F इक्वल टू क्यू वी बी। ये हमारा जो फॉर्मूला है वो किसके लिए है, मैग्नेटिक फील्ड से जो भी आपको रिलेटेड डायमेंशन निकालने किसी फिजिकल क्वांटिटी की, तो हम किसका यूज करेंगे, F बराबर क्यू वी बी। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला। और भी फॉर्मूले हो सकते हैं, जैसे मैग्नेटिक मूवमेंट लेके F बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा वगैरह, वो जो, या फिर आप बायोसाउट का लो यूज कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा टिपिकल बनते हैं। ये बड़ा सिंपल सा है, इसलिए मैंने इसको लिया है। ठीक है, तो क्योंकि फोर्स की डायमेंशन तो जो एमएस से किया हुआ बच्चा या 11-12 किया हुआ बच्चा, उसको नींदों में से उठा के भी अगर पूछे कि फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, तो अपने आप बता देगा, वेलोसिटी की डायमेंशन बता देगा, चार्ज की डायमेंशन बता देगा। ठीक है, उधर तो अपने को म्यू नोट में भी जाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो थोड़ा टिपिकल हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पहला ही क्वेश्चन पूछ लिया, क्या पूछ लिया कि नेक्स्ट फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपको पूछ लिया कि बी की डायमेंशन, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायमेंशन क्या होगी, तो इसका यूज कर लेंगे F अपॉन क्यू बी। फोर्स की डायमेंशन बहुत सिंपल, चार्ज की डायमेंशन AT, वेलोसिटी की डायमेंशन L1t माइनस 1। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए M1 L कितना हो गया, कैंसिल आउट, L 0 या नॉट, देन उसके बाद टाइम देखिए, तो टाइम में क्या होगा, या -1 या +1, दोनों कैंसिल आउट, बचेगा क्या, -2, एम्पियर ऊपर जाएगा -1। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, सॉरी बी है, बीटा नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गया, M1 L0 T-2 और A-1। अब अगर ये निकल गया तो मैग्नेटिक फील्ड की हर एक क्वांटिटी की आप क्या निकाल सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो नेक्स्ट सपोज करिए आपको पूछ ले मैग्नेटिक फ्लक्स की डायमेंशन क्या होगी। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स ये क्या होता है, ये होता है Li, सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स B डॉट ए। ठीक है, क्या होता है, B डॉट ए, वो भी होता है लेकिन वो आगे उसमें पढ़ेंगे। तो B डॉट ए, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की डायमेंशन हम निकाल लेते हैं यहाँ से, तो क्या हो जाएगी, B वाली जो डायमेंशन है उसको एरिया की डायमेंशन मल्टीप्लाई कर दो, बड़ी सिंपल सी है। ठीक है, एरिया की डायमेंशन मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, देन L स्क्वायर, है ना। तो कुल मिला के क्या बन जाएगी, M1 L2 T-2 A-1। दूसरा, अब ये पूछ सकते हैं, क्योंकि देखो R निकाल लिया, C निकाल लिया, बचा क्या, इंडक्टेंस बचा L। ठीक है, L की डायमेंशन अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। L क्या होता है, अगर फाइव में देखूँ तो क्या होता है, Li, फाइव क्या होता है, Li। तो L बराबर क्या हुआ, इंडक्टेंस बराबर क्या हुआ, फाइव अपॉन आई। फाइव क्या है, ये डायमेंशन हमारे पास, तो M1 L2 T-2 A-1 डिवाइडेड बाई आई की डायमेंशन क्या होती है, एम्पियर में। तो कुल मिला के क्या मिल गया हमारे पास, M1 L2 T-2, ए ऊपर जाएगा तो -2। ठीक है बड़ी सिंपल। L की डायमेंशन पूछी, फाइंड आउट कर दिए, B की डायमेंशन पूछी, फाइंड आउट कर दिए, फॉर्मूले क्या लिए हमने, ये कंसेप्ट यूज किए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अब अगर, हालांकि आप पहले भी निकाल सकते होंगे, लेकिन अगर मैंने जो अभी कंसेप्ट बताए इनका हम यूज करें तो बड़ा सिंपल सा हो गया। मैंने 5 मिनट के अंदर सारी की सारी डायमेंशन, 6-7 डायमेंशन है, वो फाइंड आउट कर दिया आपके सामने। ठीक है, तो कोई एग्जाम में आता है तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो। 1-2 क्वेश्चन में जो आए हुए हैं वो भी लेना चाहूंगा। जैसे अभी क्वेश्चन आया था, चलिए अभी मिटा ही देते हैं, वापस ले लेंगे अपन। एक क्वेश्चन आया था अभी असिस्टेंट प्रोफेसर वाले आरपीसी के जो एग्जाम था उसके अंदर, कि म्यू नॉट की विमा या म्यू की विमा फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, ये थोड़ा आपको दिख मिला होगा, किसकी विमा फाइंड आउट करनी है, म्यू की विमा या म्यू नॉट की विमा फाइंड, क्योंकि म्यू और म्यू नॉट क्या है, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, एक ही चीज का मतलब ये क्या है, एयर के अंदर, और ये क्या है, मीडियम के अंदर। ठीक है दोनों चीज वही। ठीक है, तो म्यू नॉट के निकाल लेते हैं। अब जब ऐसे जो कॉन्स्टेंट है उनकी डायमेंशन पूछ लेते हैं, है ना, थोड़ी टिपिकल सी, तो हमें
क्योंकि हमारे पास अब मैग्नेटिक फील्ड के जो अगर फॉर्मूले देखें तो ढेरों फॉर्मूले ऐसे हैं जिसमें म्यू नॉट आ रहा है, लेकिन आपको यही दिमाग और यही चीज़ यहाँ लगानी है। गलत होने के चांसेस क्या रहते हैं यहीं पे, कि आपको वो फॉर्मूला यूज करना है जो फॉर्मूला सबसे सरल दिखे, आपको बहुत इजी सा दिखे, और जिसमें फिजिकल क्वांटिटीज बहुत कम से कम हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे म्यू की निकालनी, तो म्यू के बहुत सारे फॉर्मूले, बायोसाउड के जो फॉर्मूले है उसका यूज कर सकता हूँ। ठीक है, दो डाइपोल के बीच में जो फोर्स लगता है उसका यूज कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन वो बड़े टिपिकल से फॉर्मूले हो जाते हैं। तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या पढ़ा है मैंने ये पढ़ा है कि अगर कोई कोयल है, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ टर्न कितने n है, या पर यूनिट नंबर ऑफ टर्न कितने हैं ये है, ठीक है, तो और इसमें करंट कितनी फ्लो कर रही है, I करंट फ्लो कर रही है, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है वो कितना होता है, वो होता है म्यू 0 ni, क्योंकि ये सब लगभग सबको पता है, ये फॉर्मूला रटा हुआ होता है B बराबर म्यू 0 ni। ठीक है, तो इसमें क्योंकि बहुत सिंपल से है, n है, I है, B है, उसका आराम से अपन निकाल सकते हैं। तो म्यू का अगर मुझे डायमेंशन निकालनी है म्यू की, तो मैं क्या करूंगा, म्यू नॉट बराबर B अपॉन ni। ठीक है, B अपॉन ni। अब क्योंकि n में कंफ्यूजन हो जाओगे, इसलिए आप क्या करो, यही चीज यहाँ रख दो, तो क्या हो गया, B L अपॉन ni कर देते हैं इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब B की डायमेंशन यहाँ से, क्योंकि ये फॉर्मूला मैंने आपको क्या कहा, बेसिक है, इसको आपको दिमाग में रखना है। तो वहां से B बराबर क्या हो गया, F L अपॉन QV और ni। ठीक है, रख दीजिए। F की डायमेंशन M1 L1 T-2। ठीक है, लेंथ की डायमेंशन L1 डिवाइडेड बाय, चार्ज की डायमेंशन 80, वेलोसिटी की डायमेंशन, वेलोसिटी है ना भी, वेलोसिटी की डायमेंशन L1 T-1, n क्या है, नंबर ऑफ टर्न, नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती है। करंट की डायमेंशन एम्पियर में। तो कुल मिला के इसको जब सॉल्व करेंगे तो M1, अब L देखिए, L यहाँ पे है, L यहाँ पे, L से L कैंसिल आउट, एक L बच जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास, L1। ठीक है, नेक्स्ट टाइम देखिए, टाइम है, ये दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, कैंसिल आउट, तो बचा क्या, T⁻²। ठीक है, नेक्स्ट फिर क्या बचा हमारे पास, एम्पियर। एम्पियर एक यहाँ पे ऊपर जाएगा, तो क्या हो गया, माइनस में। ठीक है, तो ये किसकी हो गई डायमेंशन, ये हो गई म्यू की डायमेंशन, म्यू नॉट की डायमेंशन। ठीक है, लेकिन होल्ड ऑन, अब आरपीएससी ने क्या लगाया, अपना दिमाग एक एक्स्ट्रा लगाया, जो अक्सर वो लगाती है ना, जो पेपर सेटर था उसमें इस डायमेंशन में ये ऑप्शन में था ही नहीं। ठीक है, ये ऑप्शन में नहीं था, ऑप्शन में क्या था, यहाँ क्यू की फॉर्म में। तो देखो मेरा जो नेक्स्ट कंसेप्ट वो है, मतलब नेक्स्ट जो मैं पढ़ाऊंगा आपको, ये कंसेप्ट वही रहेगा कि अगर आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी चेंज कर दी जाए, समझ रहे हो मेरी बात को। अभी हमने क्या करा स्टार्टिंग में कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, मूल भौतिक राशियां होती है, उनमें से उनकी फॉर्म में हम लिखते हैं, ये सारे वो क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज, उनकी फॉर्म में क्या लिखते हैं, डायमेंशन को लिखते हैं। लेकिन अगर आपकी क्वेश्चन में ही बोल दिया कि फंडामेंटल क्वांटिटी किसी और को मानिए, यानी कि फोर्स को फंडामेंटल क्वांटिटी मानिए, एनर्जी को फंडामेंटल क्वांटिटी मानिए, वेलोसिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी मानिए, अब उसकी डायमेंशन इनकी फॉर्म में लिखिए, तो क्या हुआ, एक एक्स्ट्रा टॉपिक, मतलब एक्स्ट्रा चीज ऐड हो गई हमारे पास। तो नेक्स्ट मेरा कंसेप्ट क्या रहेगा, अगर आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज को अगर चेंज कर दिया जाए तो डायमेंशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तो अपन आराम से कर सकते थे, यहाँ उसकी इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था कि इसको जो है एम एल टी और क्यू की फॉर्म में निकालो, इसकी फॉर्म में एम एल टी और क्यू की फॉर्म में। तो इसका मतलब एम्पियर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो एम्पियर क्या होता है, एम्पियर होता है कूलम्ब अपॉन टाइम। ठीक है, तो एम्पियर की जगह आप क्या रख दीजिए, ये वाली वैल्यू रख दीजिए। तो जैसे ये वाली वैल्यू रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, m1 l1 t-2, और ये हो गया qt⁻²। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये -2 कैंसिल आउट, कुल मिला के क्या बनेगा, तो ये ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है, क्या दिया हुआ था, m1 l1 q-2, ये ऑप्शन में दिया हुआ था। और ये वाला क्वेश्चन कॉलेज लेक्चरर वाले जो एग्जाम था अभी जस्ट जो हुआ है उसमें आया था, और काफी लोगों ने गलत किया, जो नेट क्वालिफाई थे उन बच्चों ने भी ये क्वेश्चन गलत कर दिया। क्यों कर दिया, सिर्फ और सिर्फ एक गलती उन्होंने की, यहाँ पे जो फॉर्मूला उन्होंने यूज किया वो फॉर्मूला बड़ा टिपिकल सा यूज कर लिया। अब उसमें डायमेंशन रखते गए और इतना ज्यादा कैलकुलेशन बढ़ गई उनकी कि वो जाके लास्ट में आंसर गलत निकल गया। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये और मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये फॉर्मूला, ये आपका रामबाण इलाज है इनके लिए, डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए। और आरपीएससी जो है अब आपको
मैकेनिकल वाले जो हैं फोर्स एनर्जी वगैरह उनमें से कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, उनको पता है कि वो सब आपको आता है, इतने होशियार आप हो चुके हो, ठीक है, पुराने वाले नहीं बचे हो ना, नेट क्वालिफाई वगैरह राजस्थान में से खूब निकल रहे हैं, ठीक है। तो कुल मिला के उनमें से कोई पूछेगा नहीं, इनसे पूछेगा तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं हम। नेक्स्ट हमारा जो कंसेप्ट रहेगा वो ये रहेगा, अगर फंडामेंटल क्वांटिटी चेंज कर दी जाए तो डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो नेक्स्ट थर्ड कंसेप्ट क्या है, इफ फंडामेंटल क्वांटिटी चेंज्ड, इफ फंडामेंटल क्वांटिटी चेंज्ड, अगर फंडामेंटल क्वांटिटी चेंज कर दी गई है उस केस में आप कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है। इसके लिए सीधा सीधा आपको क्या लेना पड़ेगा, वही एग्जांपल लेना पड़ेगा, एग्जांपल से ही आप कर पाओगे, ठीक है ना। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ये देखिए, आपको क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाएंगे, है ना, आप बहुत सारे क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएंगे, आरपीएससी बोर्ड जो आरबीएससी जो बोर्ड है उसमें मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप मान लीजिए मार्केट में और भी बहुत सारी एससी वर्मा है उससे मिल जाएंगे, उससे क्वेश्चन कर सकते हो, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, यानी कि जो मैं यहाँ पढ़ाऊंगा उससे आप एससी वर्मा को भी आराम से सोल्व कर पाओगे, ऐसा नहीं है कि उसको सोल्व नहीं, क्योंकि हम कंसेप्ट की जो उसकी टॉपिक है उसकी जड़ में जाके उसको वहाँ से खोद के निकाल रहे हैं, ठीक है ना, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। तो उससे भी आप कर सकते हैं, हालांकि उस लेवल का आपके इतना, अब क्योंकि आरपीएससी लेवल बढ़ा ले तो हो सकता है कि एससी वर्मा से भी क्वेश्चन बहुत सारे पढ़ जाए, और पढ़ते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। तो एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, ये पीएमटी में आया हुआ है क्वेश्चन है, एआई पीएमटी में। इसमें ये कहा गया है कि इफ फोर्स एफ वेलोसिटी वी, इफ फोर्स एफ वेलोसिटी वी एंड टाइम टी आर टेकन एज ए फंडामेंटल यूनिट। तो किस किस को लिया है, जो मेरी फंडामेंटल यूनिट है वो फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम, ठीक है। फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम को फंडामेंटल यूनिट लिया है, और डायमेंशन ऑफ मास निकालना क्या है, मास की जो है वो डायमेंशन हमें निकालनी है, ठीक है। अब देखिए, क्या नॉर्मली फोर्स और वेलोसिटी क्या होते हैं, फंडामेंटल होते हैं क्या, नहीं होते क्वांटिटीज, ठीक है। फिर भी इनको मानना है, और मान के किसका निकालना है, जो मास ऑलरेडी फंडामेंटल क्वांटिटी है उसकी डायमेंशन इन्होंने पूछ ली, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आपको जो भी दिया गया है जिसकी निकालनी है उस पर क्या करेंगे, ये लोग डिपेंड करेंगे, या सॉरी इन क्वांटिटीज पे ये डिपेंड करेगा। तो हमने डिपेंडेंसी का फॉर्मूला बना दिया, ठीक है, एफ की पावर ए, वी की पावर बी और टी की पावर सी। यानी कि डायमेंशन का मतलब क्या होता है, इनकी कोई ना कोई पावर होगी, अब वो पावर हमें फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या कर लेते हैं, एबीसी मान लेते हैं, ठीक है, एबीसी मान के। और नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें ये करना है कि इधर जो है इक्वल में कन्वर्ट कर देते हैं, तो कॉन्स्टेंट आ जाएगा, ठीक है। ये कॉन्स्टेंट की डायमेंशन, कुछ भी डायमेंशन नहीं होगा, डायमेंशन लेस होगा। तो अब क्या करना है हमें, इनकी डायमेंशन लिखिए, मास की डायमेंशन m1 L0 और T0, K की कोई डायमेंशन नहीं होगी। फोर्स की डायमेंशन m1 L1 T माइनस 2 टू दी पावर a। नेक्स्ट v का हो गया L1, और या चलो m की फॉर्म में लिख देते हैं साथ में, m0 L1 और T माइनस 1 टू दी पावर b। ये हो गया m0 L0 और T टू दी पावर c, ठीक है। आगे सोल्व कर लीजिए, m की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ से अगर देखते हैं तो डायरेक्ट सोल्व कर दूँ ना, क्योंकि आप एमएससी के स्टूडेंट हो, मैथमेटिक्स आती है आपको, ठीक है। चलिए मैं पूरा ही सोल्व करता हूँ एक बार के लिए। तो पावर कितनी हो जाएगी, a, ये भी a, और ये सॉरी t टू दी पावर माइनस 2 है, साथ में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, b और माइनस b, आगे 0, 0 और c, ठीक है। फिर उसके बाद में ये चीज, अब क्या करें, n की पावर, यहाँ से देखिए a, 0 और 0, तो क्या बचा a, l की पावर a, यहाँ से b और यहाँ से 0 छोड़ दीजिए, t की पावर -2 है, माइनस b प्लस c। अब क्योंकि ये इधर क्या है, मास, तो इसका मतलब ये भी डायमेंशन किसके होनी चाहिए, मास के इक्वल होनी चाहिए। अब ये कौन सा नियम है, ये रूल है होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, यानी कि विमा का समानता का नियम, ठीक है। वो हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही होगा, क्योंकि ये मैं आपको इस पे डिपेंडेंसी थी, है ना, तो इसलिए मैं आपको ये पहले पढ़ा रहा हूँ, उससे अपन बहुत सारी चीजें सॉल्व करेंगे, है ना। तो
इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये ए है किसके बराबर होना चाहिए, 1 के, तभी तो क्वेश्चन मतलब जो है अपना फॉर्मूला वो सही होगा, ठीक है। क्योंकि हमें क्या करना, समानता का नियम ये कहता है कि अगर कोई भी फिजिकल इक्वेशन है उसमें प्रत्येक जो पद है उसका, जो प्रत्येक टर्म होती है, एवरी टर्म जो है उसकी डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर डायमेंशन इक्वल नहीं है इसका मतलब वो फॉर्मूला क्या है, गलत होता है, ठीक है। तो उसका ही हम यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब ए इक्वल टू कितना आना चाहिए, 1 के, बी प्लस सी इक्वल टू कितना आना चाहिए, 0 के, और -2a माइनस बी प्लस सी किसके आना चाहिए, 0। तो ए की वैल्यू मिल गई, बी की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, उस तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, -a, तो कितना हुआ, -1, ठीक है। यहाँ से सी की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या होगा, 2a प्लस बी, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है, 1, तो कितना हो गया, 2 - 1 इक्वल टू 1। तो ए बी सी की हमारे पास क्या आ गई, वैल्यू आ गई। उस ए बी सी की वैल्यू को अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ तो एम की जो डिपेंडेंसी आएगी वो डिपेंडेंसी क्या आएगी, F1 V -1 और C1, ठीक है। तो इन 1 को अगर नहीं भी लिखे तो भी चल जाएगा। तो ऑप्शन में या तो ये दिया होगा या फिर क्या दे सकते हैं, एफ सी, सॉरी सी नहीं था ना, या क्या था, टी था, एफ टी, ठीक है। तो एफ टी अपॉन वी, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इन दोनों में से कोई ऑप्शन होगा, ठीक है। हाँ बड़ा मतलब लेंदी है, ठीक है, लेंदी है थोड़ा सा, क्योंकि कैलकुलेशन है। तो आप ऐसी कैलकुलेशन तो आप फटाफट कर सकते हैं, मैं तो आपको समझाने के लिए और थोड़ा धीरे कर रहा हूँ। अगर मुझे करना है तो 1 मिनट में ये कैलकुलेशन हो सकती है। दूसरा, इसका शॉर्टकट भी है, लेकिन शॉर्टकट हमेशा लग जाए ये जरूरी नहीं है ना। शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूँ इसका, लेकिन शॉर्टकट से हमेशा क्वेश्चन हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, ठीक है। क्यों नहीं होती है, उसका रीजन है, क्योंकि जब आप उसको शॉर्टकट, अभी मैं करके दिखाता हूँ कैसे करते हैं, ठीक है। शॉर्टकट क्या है कि m की डायमेंशन निकालनी है एफ वी और टी की फॉर्म में। तो m किस में आता है, f के फॉर्मूले में आता है। तो f इक्वल टू क्या होता है, m आपने पढ़ा है, ठीक है। तो m इक्वल टू कितना हो गया, f अपॉन a हो गया, ठीक है। अब मुझे a चाहिए, क्या a का मतलब यहाँ क्या है, एक्सेलरेशन है। तो मुझे नहीं चाहिए ना, मुझे क्या चाहिए, v चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको v में कन्वर्ट करता हूँ। तो f बराबर क्या हो गया, v अपॉन टी, तो कुल मिला के बन गया एफ टी अपॉन वी, बन गया फॉर्मूला। क्या बना, जो थोड़ी देर पहले अपन ने निकाला था, ठीक है। ये शॉर्टकट मेथड है। अब क्योंकि ये बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन थी इसलिए बैठ अपनी कैलकुलेशन बैठ गई। हो सकता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो टिपिकल होंगे, है ना, उसके अंदर ये कैलकुलेशन बैठ नहीं पाए, क्योंकि आप इसको सोल्व करते जाए लेकिन आपस में क्या होगा, कभी टी ज़्यादा आ जाएगा, कभी एम ज़्यादा आ जाएगा, कभी कुछ ज़्यादा आ जाएगा, वो आगे बढ़ता ही रहेगा। और लास्ट में आपका मतलब थोड़े से आप मतलब उसमें हो जाओगे कि यार ये अभी तक क्यों नहीं हो रहा, जबकि छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, नॉर्मली अगर ऐसे हो जाता है 1 या 2 स्टेप में तो ठीक है, वरना छोड़ दीजिए। जो अपना लॉन्ग मेथड है, कंसेप्ट वाला मेथड है, ठीक है। ये कौन सा है, ट्राई एंड एरर, करो और नहीं आ रहा तो मिटा दो, ठीक है। इस मेथड पे नहीं चलना है। अगर नहीं हो रहा है 1-2 स्टेप में तो आप क्या करें, सीधा सीधा उस कंसेप्ट में चले जाएं। कंसेप्ट से, क्योंकि वो फिक्स स्टेप है, वो इतने स्टेप आप फॉलो करेंगे, आंसर अपने आप आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूँ। ये क्वेश्चन है, यदि वेग v, त्वरण a और बल F को मूल क्वांटिटी माने, है ना। हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स में चल रहा है, मैं आपको दोनों में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बाई लैंग्वेज चल रहा है। ऐसी हिंदी भी नहीं टिपिकल यूज कर रहा कि इंग्लिश को समझ में नहीं आए, और ऐसी इंग्लिश भी टिपिकल यूज नहीं कर रहा कि हिंदी वालों को समझ में नहीं आए, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या है कि एक तो फोर्स दिया हुआ है, एक वेलोसिटी दिया हुआ है और एक्सेलरेशन दिया हुआ है ना। फोर्स, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है, इसको कैपिटल में लिख रहा हूँ मैं क्योंकि हमें आगे एम्पियर यूज करेंगे इसलिए, है ना। तो सॉरी, उसको यूज करेंगे इसलिए, ए को यूज करें ना एबीसी में, तो कन्फ्यूजन नहीं हो जाए इसलिए। तो फोर्स, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ठीक है। तीनों को हम क्या कर रहे हैं, फंडामेंटल मानना है। ये हमारी क्या है, फंडामेंटल यूनिट हो गई या फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई, ठीक है। अब निकालना किसका है, इसकी फॉर्म में एंगुलर मोमेंटम जो है, जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी इस पे डिपेंडेंसी हमें बतानी है, यानी कि उसकी डायमेंशन निकालनी है एफ वी और ए की फॉर्म में, ठीक है।
एक बार देख लेता हूँ, एंगुलर मोमेंटम में दिया है ना क्वेश्चन, हाँ कोणीय संवेग यानी कि एंगुलर मोमेंटम दिया है, ठीक है। इसकी हमें डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करें, एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, क्या होता है एंगुलर मोमेंटम, एल इक्वल टू आर क्रॉस पी या पी आर लिख सकते हैं। तो इससे अपन निकालेंगे तो इसकी डायमेंशन क्या बन जाएगी, डायमेंशन बन जाएगी m1, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ मैं, m1, ठीक है। l कितना हो जाएगा 2, उसके बाद में t कितना हो जाएगा -1, क्योंकि यहाँ से क्या आएगा लेंथ तो एक बार आगे मीटर में, फिर ये क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को तो L/T और मास का kg में हो गया, ठीक है। चलिए, क्योंकि हम इसको यूज करेंगे। उसके बाद में इस पे तो डिपेंडेंसी कैसे बतानी है, वही क्वेश्चन हमारा, L डिपेंड करता है, डायरेक्ट लिख देता हूँ चलो मैं, कांस्टेंट K F की पावर A V की पावर B और A की पावर C, ठीक है। यहाँ पे A क्या है, एक्सेलरेशन है, ध्यान रखना। डायमेंशन लिख लीजिए, इधर हो जाएगी m1 L2 T-1, ठीक है। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, m1 L1 T-2 टू द पावर A, ठीक है। वेलोसिटी की डायमेंशन सीधा सीधा, क्योंकि छोटा लिख रहा हूँ मैं इसलिए L1 और T-1 टू द पावर B, और एक्सेलरेशन की क्या हो गई L1 और T टू द पावर -2 और C। चेक कर लीजिए एक बार, एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन m1 L2 T-1, फोर्स की डायमेंशन m1 L1 T-2, वेलोसिटी की डायमेंशन L1 और T-1, एक्सेलरेशन की डायमेंशन L1 और T-2, तीनों की पावर ABC, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से सोल्व करते हैं, डायरेक्ट लिख दूँ अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व कर दिया, ठीक है। तो डायरेक्ट लिखने के लिए थोड़ा बड़ा भी करता हूँ ताकि वो दिखने में कोई दिक्कत नहीं आए। यहाँ से क्या मिलेगा हमें A, यहाँ से क्या मिलेगा, M कहीं नहीं है ना, तो खाली A मिला। L में देखिए, यहाँ से क्या मिला A, यहाँ से L में क्या मिला प्लस में B, यहाँ से क्या मिला प्लस में C, T की पावर में यहाँ से मिला -2A, यहाँ से -B और यहाँ से -2, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि M एक में ही है तो 1 आ गया, यहाँ से A B और C, तो A प्लस B प्लस C आ गया, इधर से -2A -B और -2C। इनकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए, इनकी पावर के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो A इक्वल टू कितना आ गया 1, सिंपल सा सॉल्व हो गया। A प्लस B प्लस C इक्वल टू कितना आ गया 2, -2A -B -2C इक्वल टू कितना आ गया -1, ठीक है। ये ऑलरेडी सॉल्व है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इन दोनों को हमें क्या करना है, सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए क्या करें, यहाँ से A अपने पास है तो इसको उधर भेज देते हैं, B प्लस C, ठीक है। B प्लस C कितना आ जाएगा, B प्लस C इक्वल टू, क्योंकि देखो 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचा 1 बचा, इधर से वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, तो ये सब कुछ माइनस में है तो इसको मैं प्लस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा 2A प्लस B प्लस 2C बराबर 1, ठीक है। उसके साथ में अब यहाँ पे A की वैल्यू कितनी है 1, तो जैसे ही 1 रखेंगे उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा B प्लस 2C बराबर, B प्लस 2C बराबर कितना हो जाएगा -1, ठीक है, क्योंकि एक में से 2 चला जाएगा तो -1। उसके बाद में यहाँ से इस दोनों को सॉल्व करना तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि या तो B की वैल्यू रख दीजिए या C की वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ से B की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 - C, यहाँ रख दीजिए, तो 1 - C प्लस 2C बराबर -1, तो C बराबर क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा C, ये उस तरफ जाएगा तो -1 और -1, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, इधर से जाएंगे तो -1, तो कुल मिला के कितना आ गया -2, किसकी वैल्यू आ गई C की वैल्यू आ गई हमारे यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब है B बराबर 1 - C, तो B बराबर C की वैल्यू रख दीजिए, तो माइनस और उसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा +2, तो कितना आया 3, ठीक है। तो कुल मिला के इसकी जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, सही है ना, एक बार कैलकुलेशन देख लेना आप लोग, है ना। ये हो गया हमारे पास, उधर जाएगा तो 1 माइनस में हो गया, इधर रखेंगे तो -2 और ये हो गया हमारे पास 3, ठीक है। चलिए ठीक है, तो अब ये तीनों की तीनों वैल्यू हम क्या करेंगे यहाँ पुट कर देंगे, तो L बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है। या M किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंडेंसी ले लेते हैं, तो डिपेंडेंसी क्या हो जाएगी F की पावर A कितना है
1, ठीक है। v की पावर वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी है, v देखिए कहाँ आ रहा है, v इक्वल टू 3, तो v इक्वल टू कितना आ गया 3। उसके बाद में a इक्वल टू कितना आ गया -2, ठीक है। तो कुल मिला के क्या हो गया, ये इसकी डिपेंडेंसी हो गई। ऐसे भी लिखा आ सकता है कि FV⁴ a², ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देख लीजिए भाई, एक बार आप देखना चाहे तो इसको, ठीक है। लिखने का टाइम नहीं है, पॉज करिए और लिख लीजिए इसमें। तो हमारा थर्ड जो कंसेप्ट है वो हमने क्लियर कर लिया यहाँ से। थर्ड कंसेप्ट क्या था, अगर फंडामेंटल क्वांटिटीज चेंज करते हैं उस केस में हमें इस तरह से इक्वेशन बना के उसको सॉल्व करनी है और आपका फॉर्मूला हो जाएगा सही, ठीक है। अब मैं चलूंगा इससे आगे वाले कंसेप्ट पे, जो है सबसे इंपॉर्टेंट, होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, ठीक है। करीबन मैं 40 से 45 मिनट की क्लास हर रोज जो है आपके वीडियो शेयर करता रहूंगा, ठीक है। कंसेप्ट 40 मिनट हो गए क्या, ठीक है। चलिए 40 मिनट हो गए, तो मैं सोचता हूँ कि आगे होमोजेनिटी वाला जो है वो नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे, क्योंकि नहीं तो थोड़ा लंबा चला जाएगा, है ना। तो उसके अंदर मैं लगभग होमोजेनिटी ऑफ स्पेस वाला, होमोजेनिटी ऑफ स्पेस नहीं, सॉरी, वो तो क्वांटम मैकेनिक्स में चला गया मैं। होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन जो है वो हम उसमें यूज करेंगे कंसेप्ट को, और उससे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। मैं छोटे छोटे वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप ज़्यादा उस पर मतलब कि बोर नहीं हो जाए, है ना। ये जो कंसेप्ट है इससे आप करीब 1,000 क्वेश्चन, 100-150 क्वेश्चन कर सकते हैं इन वाले कंसेप्ट से। आपके जो भी किताब उठाओगे उसमें इस वाले पे आपको कंसेप्ट मिल जाएगा। ये डायमेंशन आपको इससे पहले हो सकता है कि आर के निकालने में आर, वी और एल, म्यू, एप्सिलॉन नॉट, इनमें थोड़ी सी डिफिकल्ट आती थी, लेकिन इन दोनों को यूज़ करेंगे तो आराम से सोल्व करेंगे, ठीक है। आपको मेरे वीडियो कैसे लगे, पढ़ाने का तरीका कैसे लगा, आप मुझे कमेंट करके और ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल मेरे उस पर जो आपको स्टार्टिंग में लोगो भेजा गया है उसके ऊपर ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर है मेरे, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं इनसे रिलेटेड, क्योंकि टॉपिक से हटके कुछ नहीं पढ़ाऊंगा मैं यहाँ पे, ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे कभी, ठीक है। अभी तो क्या है कि मैं फर्स्ट ग्रेड, मेरा जो टारगेट है वो फर्स्ट ग्रेड को लेके है। आगे हो सकता है कि मैं नेट की और जेआरएफ की भी स्टार्ट करूँ, नेट जेआरएफ की, उसके बाद IIT जेईई की भी करूँ, तो वो बात की बात है। अभी फर्स्ट ग्रेड पे फोकस है मेरा कंप्लीट, क्योंकि मुझे समय थोड़ा सा इतना ही मिल पा रहा है, कॉलेज भी जाना होता है मुझे, ठीक है। तो उसकी बात कर रहे हैं। क्वेश्चंस अगर इससे रिलेटेड कुछ भी हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, वो मैं आपको जब क्लास में पढ़ाऊंगा या क्लास जब वीडियो लेक्चर लूंगा तो उसमें आपको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।